ओवरमैन जो माइनिंग सरदार से सुपीरियर होता है और मैनेजर से नीचे होता है, जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ओवरमैन से संबंधित कंप्लीट रेगुलेशंस के बारे में जानकारी इसी क्लास में देंगे। आपको बता दें कि यह जो है लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग वीडियो है। थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो सकता है, पर यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ओवरमैन के बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग एसईसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हमारे पास एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में हम नोट्स देने लगे हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को हमारे पास एनुअल रिटर्न्स मिल जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड एवं एसईसीएल का। इसके अलावा जो है आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल जाएगी। जो लोग भी लाइव क्लासेस के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को कोचिंग मिल जाएगी और आप लोग एक बेहतर तैयारी करके एसईसीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसईसीएल एग्ज़ाम जो है लास्ट एग्ज़ाम है, जो कि अपना सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है। तो एसईसीएल को मिस मत होने दीजिए। आइए जो है ओवरमैन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। तो आइए जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आपका हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका जो है माइनिंग सरदार के बारे में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, कैसे एक माइनिंग सरदार काम करेगा, इसको लेकर के आपको पूरा हम बता दिए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको हम सॉल्ट फायरर के बारे में भी बताए हैं कि किस तरीके से एक सॉल्ट फायरर जो है वह काम करता है। आज का जो हमारा क्लास होगा वो ओवरमैन के बारे में होगा, यानी कि ओवरमैन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है हमारे रेगुलेशन में, वो सारे टॉपिक्स को जो है हम आपको क्लियर करेंगे। तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं ओवरमैन का टॉपिक। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। जो हमारा ओवरमैन होता है ना, ओवरमैन, उसको हम लोग जो है सीनियर ऑफिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनियर ऑफिशियल पर्सन। ठीक। सीनियर ऑफिशियल का मतलब होता है अपना, यह माइनिंग सरदार से सीनियर है और ऑफिशियल पर्सन तो है ही। ऐसा पर्सन जिसके पास या तो मैनेजर का सर्टिफिकेट हो या तो ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, जिसको एज अ ओवरमैन के तौर पर मैनेजर ने अपॉइंट किया हो। ठीक है, उसी को जो है हम लोग सीनियर ऑफिशियल या ओवरमैन कहते हैं, जिसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है या फिर मैनेजर का सर्टिफिकेट है। अब ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, सॉरी, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन क्या होगा। अपॉइंटमेंट का मतलब इसको कौन अपॉइंट करेगा उसकी ड्यूटी के लिए, और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्योंकि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेगुलेशन नंबर जो है अपना 47 है। आइए देखते हैं अपॉइंटमेंट क्या लिखा है। एवरी माइंस वन और मोर ओवरमेन शैल बी अपॉइंट द चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टू ईच वर्क शिफ्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द रीजनल इंस्पेक्टर। बोल रहा है कि प्रत्येक माइंस में एक या एक से ज्यादा ओवरमैन रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश पर अपॉइंट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट असाइन टू एज अ ओवरमैन सब रेगुलेशन फर्स्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का ये इंचार्ज होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का साइज इतना बड़ा नहीं होगा कि वह जो है ओवरमैन संभाल ना सके। अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में या कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो उसको जो है अपना, हाँ, रेगुलेशन के अनुसार क्लियर किया जाएगा। यानी कि उसका जो साइज होगा डिस्ट्रिक्ट का, वह जो है अपना स्पेसिफाइड होगा रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार कि कितना बड़ा उसको देना है। ठीक है। ये लगभग जो माना जाता है कि एक ओवरमैन जो है 750 मीटर तक का इंचार्ज होता है, 750 मीटर्स का। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, एवरी रेगुलेशन एवरी पर्सन एम्प्लॉयड टू ऑफिशियल सबऑर्डिनेट मैनेजर सुपीरियर ऑफ द सरदार। ये लिखा है कि जो एवरी जो आपका सीनियर ऑफिशियल पर्सन होगा, उसके पास या तो मैनेजर का सर्टिफिकेट है या फिर ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, और ये सुपीरियर होगा सरदार से। ठीक है। और सबऑर्डिनेट टू द मैनेजर, यानी कि मैनेजर के नीचे सरदार के ऊपर, जिसके पास ओवरमैन या मैनेजर का सर्टिफिकेट हो। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्वालिफिकेशन के तौर पर जो है ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो इसको जो है माइंस के मैनेजर के द्वारा लिखित में ड्यूटी दिया जाना चाहिए। एरिया की हम बात करें
तो इसको जो है अपना लगभग 750 मीटर के लिए एक ओवरमैन होगा। इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा ओवरमैन का अपॉइंटमेंट करना है, इसका जो डिसीजन है वो रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार होगा। क्लियर है? तो यही चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है और किससे ऊपर होगा, किसके नीचे होगा। ठीक है, ये चीजें हमको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन पर। अब चलिए नेक्स्ट है हम लोग का रेगुलेशन नंबर 47, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन। तो ओवरमैन का क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? देखिए ओवरमैन एक समझिए कि एक छोटा मैनेजर हो गया। ठीक है, एज एक छोटा मैनेजर, स्मॉल मैनेजर है। एक जो डिस्ट्रिक्ट होती है, एक सिंपल सा वर्ड समझना, एक डिस्ट्रिक्ट होती है ना? एक डिस्ट्रिक्ट है, एरिया डिसाइड है कि इतने एरिया के लिए एक ओवरमैन है। अब ये ओवरमैन उस एरिया में चाहे सपोर्ट की कमी हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी को देखना हो, चाहे फिर हॉलेज से संबंधित काम हो, या फिर वहां पर ब्लास्टिंग से संबंधित हो, एक्सप्लोजिव से संबंधित हो, या फिर जो है वहां पर सपोर्ट या फिर जो है सेफ्टी से रिलेटेड हो, या फिर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी सेफ्टी हो, यानी कि उस एरिया के लिए, जितने एरिया के लिए वो अपॉइंट किया गया है, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओवरमैन की होती है। ठीक है, इसको बेसिकली आप थोड़ा सा स्पीड से समझिएगा क्योंकि इसमें थ्योरिकल पार्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बोल रहा है द ओवरमैन सब्जेक्ट टू ऑर्डर द सुपीरियर ऑफिशियल पर्सन। देखिए ओवरमैन को सुपीरियर ऑफिशियल पर्सन के द्वारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा कि किसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ द पार्ट ऑफ माइंस, यानी कि माइंस के किसी पार्ट को कंट्रोल करना हो। और ड्यूटी जो है इसको ये लिखा है ड्यूटी में भी असाइन बाय द मैनेजर, यानी कि मैनेजर के द्वारा इसको ड्यूटी फिक्स की जाएगी कि यह जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या इसका चार्ज है, वो चीज है। ओवरमैन क्या क्या कैरी करेगा देखना। सबसे पहले ड्यूटीज कैरी टू द ट्रेसिंग ऑफ द वर्किंग डिस्ट्रिक्ट टू द ट्रेसिंग अप टू डेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का ट्रेसिंग का मतलब प्लान हो रहा है। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट का प्लान एक ओवरमैन के पास रहेगा कि यहाँ पर कहाँ काम करना है और कहाँ नहीं करना है, कौन सी गैलरी में वर्किंग करना है और कौन सी गैलरी में नहीं करना है। तो सबसे पहला जो है अपना ट्रेसिंग, इसके पास जो प्लान रहेगा वो अप टू डेट रहेगा। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करेगा रेगुलेशन के अनुसार और उसकी रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, ड्यूटी का इंस्पेक्शन करेगा रेगुलेशंस के अनुसार, उसकी रिपोर्ट मेंटेन करेगा। उसके अलावा इसका जो पॉइंट है आगे कि सबऑर्डिनेट टू ऑफिशियल पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन ना, सब ऑफिशियल पर्सन के सबऑर्डिनेट रहेगा। इसके बाद इंश्योर टू माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाना है उसको इंश्योर करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि ओवरमैन शैल बी बेस्ट पावर टू इन्फोर्स द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ओवरमैन अपना बेस्ट देगा। बेस्ट मतलब कि अपना जो भी काम है वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगा कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक्ट रेगुलेशंस का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, उसके आधार पर काम करेगा। ठीक, फोर्थ नंबर का पॉइंट है ओवरमैन शेल बी सफिशिएंट सप्लाई टू टिम्बर मटेरियल, है ना। ओवरमैन जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखेगा कि सपोर्ट से संबंधित उसको जो मटेरियल वगैरह है, टिम्बर है, सपोर्ट है, ब्रेटिस है, टूल्स है, ठीक, ये सारी चीजें दिख मिल रही है कि नहीं। ओवरमैन इंश्योर करेगा कि एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, डोर, यानी कि वेंटिलेशन से संबंधित जो है सारा चीज है, वेंटिलेशन डिवाइस मेंटेन है, सभी ऑर्डर में है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना ब्रेटिस लगा है कि नहीं, पाइप्स लगा है कि नहीं, है ना, पावर टू चार्ज ऑफ, मतलब पूरा वेंटिलेशन से संबंधित सारा काम इसका हो गया है। इसके अलावा जो है अपना आगे देखेगा ये इंश्योर टू द ट्रैक, है ना, ट्रैक और ट्रामलेस, यानी कि हॉलेज से संबंधित सारे काम देखेगा, मेन होल देखेगा, रोडवे देखेगा सेफ और क्लियर है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपरली जो है व्हाइट वॉशिंग है कि नहीं, स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हॉलेज के अंतर्गत। तो हॉलेज के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें देखेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टॉप टू फोर्थ विथ रोप, चेन, सिग्नल, मतलब हॉलेज से संबंधित सारा काम है। ठीक है, इंश्योर टू द इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एवरी पर्सन टू द हॉलेज, हॉलेज अटेंडेंट को देखेगा किस तरीके से, रोडवे को देखेगा, कोई डेंजर्स है तो उसको देखेगा,
है ना। अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी लैम्प का यूज किस प्रकार से करना है वो देखेगा। ओपन कास्ट माइंस में एक ओवरमैन का क्या ड्यूटी होगा, ठीक है। देखिए ओपन कास्ट माइंस में एक ओवरमैन का क्या ड्यूटी होगा। ओपन कास्ट वर्किंग टू द ओवरमैन इंश्योर डेट, ओवरमैन जो है ओपन कास्ट में क्या क्या इंश्योर करेगा। साइड ऑफ द बेंच कैन बी प्रॉपरली ड्रेसिंग, है ना। बेंच का जो साइड है वो प्रॉपरली ड्रेस है कि नहीं है, ड्रेसिंग किया गया है कि नहीं बेंच का साइड। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ द बेंच नॉट इंगर्ड, है ना। बेंच का स्टेबिलिटी देखना। इसके अलावा हॉल रोड मेंटेन है कि नहीं, ओवरबर्डन का स्टेबिलिटी कैसा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन इज नॉट इंगर्ड। इसके अलावा देयर इज नो ओवर क्राउडिंग मशीनरी इन द वर्किंग फेस, यानी कि वर्किंग फेस में मशीनरी या फिर आदमी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एडक्यूट लाइटिंग, लाइटिंग जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ओपन कास्ट में। इसके अलावा जो है अपना ऑल मशीनरी प्लांट, सभी मशीनरी प्लांट सेफ सिक्योर है कि नहीं। एडक्यूट टू द रेगुलेशंस के अनुसार ब्लास्टिंग हो रहा है तो वहां पर प्रिकॉशंस लिया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो बेंच का साइड देखना है, बेंच की स्टेबिलिटी देखना है, हॉल रोड का मेंटेन देखना है, ओवरबर्डन का डंप देखना है, ओवर क्राउडिंग ना हो फेस में ये देखना है, लाइटिंग देखना है, रेगुलेशंस के अनुसार ब्लास्टिंग से संबंधित काम हो रहा है या नहीं, मशीनरी प्लांट जो है वो किस तरीके से काम हो रहा है ओपन कास्ट में, वो सारी चीजें सही है या नहीं, इस चीजों को मेंटेन करना है। इसके अलावा ओवरमैन का यह हाँ, क्या करेगा, ओवरमैन जो है वो डिवोट टू फुल टाइम ड्यूटीज ईच वर्किंग प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वर्किंग के समय और ड्यूटी के टाइम पर है तो वर्किंग प्लेस का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जहां पर काम हो रहा है उसकी जांच करना, ठीक है। जस्टिफाई करना, किसी भी व्यक्ति को जो कि अपना रेगुलेशन रूल्स के अनुसार काम नहीं कर रहा हो या अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा हो उसको जो है हटा सकता है, ठीक है। मतलब कि उसकी हाजिरी कैंसिल कर सकता है। एक माइनिंग सरदार कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन करना, लास्ट में जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक ओवरमैन जो है सिंपल 1 मिनट में समझिएगा। ओवरमैन जैसे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हो गया, पहला डिस्ट्रिक्ट का प्लान उसके पास होगा। दूसरी चीज है ओवरमैन जो है हॉलेज से संबंधित सारी चीजों का ध्यान रखेगा। तीसरी चीज ओवरमैन जो है अपना वेंटिलेशन से संबंधित को सारी चीजों का ध्यान रखेगा, जैसे ब्रेटिस क्लॉथ हो गया, रेगुलेटर हो गया, एयर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, फैन हो गया, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। हॉलेज में जैसे कि अपना हॉलेज में जो भी हॉलेज वहां पर यूज हो रहा है, सेफ्टी डिवाइस हॉलेज का क्या क्या है, ठीक है, उसको मेंटेन करना। हॉल रोड है, सर वो सॉरी मैन होल वगैरह है हॉलेज रास्ते में तो उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजों को देखना। इसके साथ में अगर ओपन कास्ट में है तो बेंच का साइड देखना, बेंच ड्रेसिंग देखना, वहां पर ओवर क्राउडिंग ना होने देना, मशीनरी वगैरह ज्यादा ना बढ़ने देना, भीड़ भाड़ ना होने देना, यानी कि जो है रेगुलेशंस के अनुसार ब्लास्टिंग से संबंधित काम हो, ये सारी चीजें देखना, ठीक है। और अपना जो है अप टू डेट प्लान रखेगा। और अगर कोई ज्यादा काम ना करे, ठीक है, बेवकूफी करे तो उसको अपना हाजिरी भी काट देने का काम जो है एक हमेशा ओवरमैन का होगा। तो ओवरमैन का ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मान के चलिए एक छोटा मैनेजर की तरह वो काम कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट उसको दे दिया उसकी पूरी जिम्मेदारी है, सपोर्ट से लेके ब्लास्टिंग से लेके हॉलेज से लेके वेंटिलेशन से लेकर के हर चीज। चलिए, तो ये हमारा हो गया ओवरमैन के बारे में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा रेगुलेशन जो है हम लोग को ओवरमैन के लिए कहता है। तो रेगुलेशन नंबर हमारा हो गया 33, 47, अब आते हैं 975 पर, ठीक है। ओवरमैन के लिए जो है अपना 75 नंबर का भी जो रेगुलेशन है वो थोड़ा सा बोलता है। वैसे ओवरमैन माइनिंग सरदार दोनों के लिए एक ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन शाफ्ट इंक्लाइन टू आउटलेट, ठीक है। शाफ्ट है, इंक्लाइन है, या बाहर निकलने का माइंस का कोई रास्ता है तो कितने दिनों में एक बार जांच होती है, सभी को पता होगा, 7 डेज में। अगर वहां पर मशीनरी वगैरह है या फिर जो है शाफ्ट वगैरह है तो उसमें केज वगैरह की जो जांच है वो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के द्वारा, वो भी 7 दिनों में एक बार, ये लिखा है। एट एवरी शाफ्ट इंक्लाइन अदर आउटलेट
रेगुलेशन नंबर 71 के अनुसार एवरी 7 डेज बाय द ओवरमेन या अदर ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो माइन से बाहर निकलने की जो रास्ते हैं उसकी जांच 7 दिनों में एक बार, सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ओवरमैन के द्वारा होगी रेगुलेशन नंबर 75 के अनुसार। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 99 पर। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 99, बोल रहा है एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। ये लिखा है हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे ओवरमेन अदर कॉम्पिटेंट पर्सन केयरफुली जांच टू द एवरी 7 डेज। भैया हॉलेज हो या ट्रेवलिंग रास्ता हो या फिर माइन से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, जैसे 75 नंबर रेगुलेशन में हमने देखा, ठीक है, चाहे शाफ्ट हो, तो सभी आउटलेट या बाहर निकलने के रास्तों की जो जांच है वो 7 दिन में होगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो ओवरमैन का भी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जांच करेगा और माइनिंग सरदार भी करता है रेगुलेशन नंबर 48 के अनुसार। ठीक है, और ट्रेवलिंग और हॉलेज रास्ते का जांच रेगुलेशन नंबर 99 के अनुसार कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। ओके, याद रखना, ओवरमैन 99 रेगुलेशंस के अनुसार कर रहा है और उसमें जो है आपका माइनिंग सरदार 48 के अनुसार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 137 पर। अब नेक्स्ट ओवरमैन से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन है 137 का सब रेगुलेशन नंबर 14 और 15, यानी कि 14 और 15 देखना है इसका। प्रिकॉशंस अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग अगर हो रहा है तो उसके अनुसार प्रिकॉशंस कैसे लेना है, कि क्या प्रिकॉशंस लेगा, एक ओवरमैन का क्या ड्यूटी है। 14 और 15 नंबर का इसमें पॉइंट है, आइए देखते हैं। 14-15 नंबर का जो पॉइंट बोलता है, इट एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टू, देखिए आपको पता होगा कि जब कभी डिक्लेयरिंग होता है तो डिक्लेयरिंग होते समय एक एक्सपीरियंस पर्सन को वहां पर चार्ज के रूप में रखा जाता है, जो चार्ज, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको देख नहीं सकता है। ठीक है, तो एक जो है एक्सपीरियंस पर्सन माना जाता है कि ओवरमैन जो रहता है वो सुपीरियर है। तो ओवरमैन जो रहेगा वो अपना डिक्लेयरिंग के दौरान जो है वो जांच करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसके अलावा जब भी कोई अनयूज वर्किंग हो रहा है, अनयूज वर्किंग है, ठीक है, जिसको सील्ड नहीं किया गया है, अगर वहां आइसोलेशन स्टॉपिंग है, ठीक है, तो उसका एवरी 7 डेज में जो है कॉम्पिटेंट पर्सन या ओवरमैन के द्वारा जांच होगा। ये क्या लिखा है? ऑल अनयूज वर्किंग, यानी कि जितने भी अनयूज वर्किंग है जिसको सील्ड नहीं किया गया है या फिर आइसोलेशन स्टॉपिंग है, समझ रहे हो ना, सील्ड आइसोलेशन स्टॉपिंग हो गया, या मान के चलिए कि अनयूज वर्किंग हो गया, या जिसको बंद नहीं किया गया है, या केव गोफ वगैरह है, ठीक है, तो उसकी जो जांच है वो अपना एक ओवरमैन के द्वारा टाइम टू टाइम होगी। यह है रेगुलेशन नंबर 137 का 15 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे हम लोग। ठीक, अब हमारा देखना है रेगुलेशन नंबर 138 का सब रेगुलेशन नंबर 4। 138 क्या बोल रहा है? प्रिकॉशंस आफ्टर द फायर हैंड ब्रोकन आउट, यानी कि माइंस में जो है आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाए या आग लग जाए, है ना, ब्रोकन आउट, फायर हैज ब्रोकन आउट, फायर वगैरह लग जाए, आग लग जाए, उस दौरान जो है सब रेगुलेशन नंबर 4 के अनुसार किस प्रकार से जांच करना है, आइए देखते हैं क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये लिखा है ड्यूरिंग द होल टाइम, यानी कि पूरे टाइम डीलिंग विथ सील्ड सीलिंग ऑफ एंड फायर बिल्डिंग इन इज इन प्रोसेस, यानी कि जो है कभी भी आपको सीलिंग एरिया है या फिर वहां पर जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑल कॉम्पिटेंट पर्सन प्रेजेंट ऑन द स्पॉट थॉट्स ने, और एडिक्यूट प्रिकॉशन शैल बी द प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन एनी नॉक्सियस गैस, यानी कि जो है अपना किसी पर्सन को सांस लेने में दिक्कत है, नॉक्सियस गैस वगैरह है, ठीक है, इन्फ्लामेबल गैस है, स्टीम है, ठीक है, मटेरियल है, एक्सप्लोजन है, वाटर गैस है, ठीक, इसके अलावा जो है अपना सेल्फ रेस्क्यूअर है, हेलमेट है, स्मोक है, मतलब जो भी है, अगर आग लग जाने के बाद जो भी चीजें यूज होती है, ठीक है, सेल्फ रेस्क्यूअर है, स्मोक हेलमेट है, ठीक है,
तो वो उन सभी चीजों की जांच इमरजेंसी कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो भी अप्रूव्ड एपरेटस है उससे आपको करना है। चाहे नॉक्सियस गैस की जांच करिए, इन्फ्लेमेबल गैस की जांच करिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करिए, ठीक है, या फिर किसी भी चीज की जांच का है। सब रेगुलेशन नंबर 4 के अनुसार 138 के सब रेगुलेशन नंबर 4 के अनुसार एक ओवरमैन का ड्यूटी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट रेगुलेशन है इक्विपमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। तो एक ओवरमैन का जो होगा इक्विपमेंट्स या फायर फाइटिंग apparatus को किस तरीके से देखेगा वो आइए देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6 है इसका 139 का सब रेगुलेशन नंबर 6, ऑल कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट एवरी मंथ, यानी कि सभी कॉम्पिटेंट पर्सन, समझ में आ रहा है ना, सभी कॉम्पिटेंट पर्सन जिसमें ओवरमैन भी इंक्लूड है, एवरी मंथ एग्जामिनेशन इक्विपमेंट्स मटेरियल अरेंजमेंट फॉर फायर फाइटिंग डिस्चार्ज रिफिल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सिंपल सा समझिए कि आग लग जाने पर फायर फाइटिंग, सॉरी आग लग जाने पर जो फायर फाइटिंग यूज होता है या फिर जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो रहा है ना, उसकी जो जांच है वो हर महीने में एक बार होनी चाहिए, ये तो सबको पता है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि ओवरमैन का ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जहां जहां कॉम्पिटेंट पर्सन आया है वहां वहां ओवरमैन को रख दिया है। ठीक है, कि ओवरमैन का ये ड्यूटी होगा कि वो सभी प्रकार के जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो है अपना फायर एक्सटिंग्विशर है या आग से बचाव के जितने भी साधन हैं उनकी हर महीने जो जांच है वो करेगा। सब रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ रेगुलेशन नंबर 139 ना, 139 के सब रेगुलेशन 6 के अनुसार जो है वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जांच करेगा, यही चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट ओवरमैन से रिलेटेड जो रेगुलेशन है 142 का सब रेगुलेशन नंबर जो है आपका 7 और 8 है ना। 142 का सब रेगुलेशन नंबर 7 और 8 देखना है, ओवरमैन के लिए है ये। क्या लिखा है, at every competent person at least every 7 days inspection to all stopping erected for isolation control of spontaneous heating below ground and general condition of every stopping checking to leakage gas uh, temperature and humidity atmosphere outside of stopping। ठीक है, क्या बोल रहा है कि competent person प्रत्येक 7 दिनों में एक बार सभी प्रकार की स्टॉपिंग या फिर आइसोलेशन स्टॉपिंग जिसमें गैस की जांच करना हो, टेम्परेचर की जांच करना हो, ह्यूमिडिटी की जांच करना हो, ठीक है, स्टॉपिंग के आउटसाइड आउटसाइड द स्टॉपिंग है ना, स्टॉपिंग के बाहर साइड में जो है उसकी जांच करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा नहीं आया होगा। मान के चलिए कोई स्टॉपिंग बनी है, ठीक है, उसके अंदर साइड में आग लगी है, आग अगर उसके अंदर साइड में लगी है तो आग जब लगती है तो स्टॉपिंग से जो है थोड़ा बहुत हीट वगैरह निकलती है या निकल सकती है। ठीक है, वहां पर पाइप वगैरह भी दिया जाता है, तो वहां पर जो स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग के पीछे अगर आग लगी है तो वहां पर ह्यूमिडिटी की जांच करना या स्टॉपिंग के आसपास जो है टेम्परेचर की जांच करना या गैस की जांच करना, ठीक है, सभी कोई भी सभी प्रकार का स्टॉपिंग हो, आइसोलेशन हो या फिर आपका फायर फाइटिंग फायर वाला स्टॉपिंग हो, फायर स्टॉपिंग, तो वहां पर जो है आपको जांच करना है एवरी 7 डेज में। सब रेगुलेशन 7 ऑफ 142 रेगुलेशन 142 का सब रेगुलेशन नंबर 7 के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा सब रेगुलेशन नंबर 8 बोलता है कि द कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी कैरिड आउट द सब रेगुलेशन 7। देखिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन सब रेगुलेशन नंबर 7 के अनुसार तो जांच करेगा, ठीक है, जांच करने के बाद जो है एक चेक बोर्ड रहेगा, तो चेक बोर्ड के ऊपर जो है अपना, इसके बाद जो है हम लोगों का 142 का जो है रेगुलेशन नंबर 142 का सब रेगुलेशन नंबर जो है 7 और 8 हमको देखना है। ठीक है, 142 का 7 और 8 नंबर का जो बोलता है कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट एवरी 7 डेज इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन टू ऑल स्टॉपिंग है ना, सभी प्रकार की स्टॉपिंग हो, आइसोलेशन स्टॉपिंग हो, फायर फायर प्रूफ स्टॉपिंग हो या कोई सी भी स्टॉपिंग हो, ठीक है,
वहां पर जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की जांच एवरी 7 डेज में एक बार होगी। इसके अलावा सब रेगुलेशन नंबर 8 बोलता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा, ओवरमेन भी हम मान सकते हैं, ठीक है, ये जो है अपना चेक बोल्ट पर जो भी जांच करेगा, यानी कि स्टॉपिंग वगैरह की जो जांच करेगा, वो जांच जो है वहां पर जो चेक बोल्ट रहेगा स्टॉपिंग में, उसमें लिखेगा, ठीक है। और प्रियर टू नॉट लेस देन 3 मंथ, है ना, मतलब कि वो 3 महीने से ज्यादा का डेट नहीं होगा, 3 महीने के अंदर का जो डेट है उसी में जांच करके वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और वहां पर लिख देगा। एक एएमएस होता है जिसको बोलते हैं एयर मेजरमेंट स्टेशन, ठीक है, वहां पर जो है ये लिखा जाता है, रखा जाता है, याद रखना चीज है। माइंस में जो स्टॉपिंग रहती है, स्टॉपिंग के बाहर जो है थोड़ा सा काला ब्लैक कलर का पुताई करके वहां चौक से हम लोग जो है लिख देते हैं, ठीक। तो इससे जो है ध्यान रहता है कि पिछले बार जो है कितना क्या था, एयर वगैरह कितनी थी, कब बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना, टेम्परेचर कितना था, कम हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। अब सब रेगुलेशन जो है हम लोग को देखना है। रेगुलेशन नंबर 150 का सब रेगुलेशन नंबर जो है वो है 9। सब रेगुलेशन नंबर 9 बोलता है कि the precaution to the regulation carried out the supervision an official having the manager or overman certificate specify the purpose, है ना। जो आपका ओवरमैन जो रहेगा वो अंडरग्राउंड माइंस में इनंडेशन की कंडीशन को देखेगा, ठीक है, वो जांच करेगा कि वहां पर क्या दिक्कत है या नहीं है। ये सब रेगुलेशन नंबर 150 का सब रेगुलेशन नंबर 9 क्लियरली लिखा है ओवरमैन, ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सुपरविजन करेगा जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है या ओवरमैन का सर्टिफिकेट है जिसको ऑथराइज किया गया है। अब हमको देखना है रेगुलेशन नंबर 159 का सब रेगुलेशन नंबर 12। जहां जहां ओवरमेन का एक भी वर्ड आया है वो सारे रेगुलेशंस को हम देख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक। कहीं से भी ओवरमैन आए तो आप ये ना समझें कि भैया ये तो ओवरमैन का था ही नहीं, ये याद रखना। ब्रिटिश डोर स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग रेगुलेशन नंबर 159 का जो है अपने को सब रेगुलेशन नंबर 12 देखना है। क्या बोलता है, ऑल कॉम्पिटेंट पर्सन एवरी 14 डेज एवरी एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग डोर, देखना यहाँ पर जो है वेंटिलेशन से संबंधित चीजें देख रहा है। वहां पर सभी प्रकार की स्टॉपिंग वगैरह देखा था या फिर जहां पर फायर वगैरह लगा है, ठीक है, वो सब देख रहा था। और यहाँ पर सभी प्रकार की स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग या वेंटिलेशन से संबंधित सारी जांच 14 डेज में एक बार करेगा। 14 दिनों में एक बार जो है अपना कॉम्पिटेंट पर्सन एयर क्रॉसिंग, एयर मेजरमेंट, वेंटिलेशन स्टॉपिंग या वेंटिलेशन से संबंधित माइंस में जितनी भी चीज हैं उसको देखना का काम करेगा। अब देखना है रेगुलेशन नंबर 161 का सब रेगुलेशन नंबर 3, ऑक्सिलरी फैन के बारे में, है ना। ऑक्सिलरी फैन के बारे में देखना है क्या बोलता है रेगुलेशन नंबर 161 का सब रेगुलेशन नंबर 3। नो पर्सन शैल बी इंटर टू रिमेन प्लेस द डिपेंडेंट वेंटिलेशन ऑक्सिलरी फैन टू द ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, ठीक है, मतलब जो ओवरमैन होगा वो देखेगा कि ऑक्सिलरी फैन वगैरह है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस वो क्लियरली सेफ है कि नहीं जहां पर उसको लगाया गया है, ठीक है। बस इसमें फैन को देखने का काम है, इसमें इसके अलावा जो है अपना और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखना है सब रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ रेगुलेशन नंबर 165। 165 का सब रेगुलेशन नंबर 2 देखना है। 165 बोल रहा है डिवॉटरिंग के बारे में, ठीक है, तो ये कल भी हम बताए थे माइनिंग सरदार वाले केस में कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा डिवॉटरिंग करते समय या रीओपनिंग करते समय कोई भी माइंस का हिस्सा जो कि डिसकंटिन्यू किया गया है ओवर द 7 डेज, 7 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए, तो वहां से डिवॉटरिंग करते समय या रीओपनिंग करते समय उसकी जो जांच है वो एक फ्लैम सेफ्टी लैंप रख करके करेगा, ठीक है, याद रखना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रेगुलेशन नंबर 167 देखना है क्योंकि 166 के तहत जो है अपना ओवरमैन जो है अब वो 166 के तहत जो है माइनिंग सरदार गैस की जांच करता है। 167 बोल रहा है इंस्पेक्शन ऑफ
अनयूज वर्किंग फॉर गैस, गैस मतलब अनयूज वर्किंग में कहीं गैस तो नहीं है उसकी जांच। तो देखिए जो भी फायरी सिम होती है, सेकेंड डिग्री होती है, थर्ड डिग्री माइंस होती है, तो रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार, याद रखना, फायरी सिम में, गैसी सिम में सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार, या फिर ऑल अनयूज वर्किंग जिसको सील्ड नहीं किया गया है उसकी जांच 7 डेज में एक बार होगी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। रेगुलेशन नंबर 167। ओके, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसकी जांच होगी और इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 169 पर, डिवॉल्टरिंग एंड द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस। ठीक, डिवॉल्टरिंग एंड परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इन्फ्लामेबल गैस और इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है वहां पर देखना है। तो देखिए सबसे सिंपल सीधी सी बात है, जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात आए तो माइंस में आपको याद रखना है कि नॉर्मली 30 दिनों में एक बार माइंस में इन्वायरमेंट की जांच की जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की जांच। ओके, याद रखना, ये लिखा है कि वेयर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज टू वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, वेंटिलेशन में कहीं भी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि पंखे वगैरह का यूज हो रहा है, बिजली से चलने वाले पंखे का यूज हो रहा है, ये सिंपल सा मतलब समझिए। या फिर जनरल बॉडी ऑफ एयर में जहां पर भी हमको दिक्कत हो रहा है वहां पर जो है चीफ इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार हमको सैंपल लेना है। ठीक है, और सैंपल लेने के बाद जो इन्फ्लामेबल गैस है उसका 3 दिनों के अंदर में एनालिसिस हो जाना चाहिए। ये लिखा है कि प्रोवाइड डिटरमाइंड मेड ऑफ द एनालिसिस ऑफ एयर सैंपल शैल बी विद इन द 3 डेज। है ना, एयर सैंपल माइंस में कब कितने दिनों में लेना है, तो अगर नॉन गैसी माइन से या फर्स्ट डिग्री माइन से, ध्यान से सुनना, नॉन गैसी माइन से या फर्स्ट डिग्री माइन से तो एवरी 30 डेज में एयर का सैंपल लेकर के उसका एनालिसिस कितने दिन में होना चाहिए, 3 दिनों में। अगर कोई सेकंड डिग्री माइन से, थर्ड डिग्री माइन से, या फिर फायरी सेम है, ठीक है, तो वहां पर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज हो रहा है तो वहां पर 14 डेज में एक बार जो है आपको लेना है सैंपल। ठीक, ये लिखा है डिटरमाइन द रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार सैंपल लेना है। ठीक, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको ये तो पता है कि सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री में एयर सैंपल कैसे लेंगे, उसका एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। अब एवरी 7 डेज में जहां पर भी गैस की जांच करने पर इन्फ्लामेबल गैस की मात्रा 0.8% से अधिक मिलती है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, है ना, कि मतलब 24 घंटे में एक बार वहां पर जांच करनी है। ठीक, जहां पर भी जो है अपना 0.8% या उससे ज्यादा मिले तो आपको 24 आवर्स 24 घंटे में एक बार जो है जांच करनी है। यदि 0.6 या उससे कम गैस मिलती है तो आपको जो है 1 महीने में एक बार करना है, यानी कि 30 दिनों में एक बार करना है। अब 0.7 का लिखा नहीं है। ठीक है, गैस की जांच करते समय 0.6 या उससे कम मिले तो 30 दिनों में एयर सैंपल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 या उससे ज्यादा मिले तो 7 दिन में लेना है और लगातार लेना है। चलिए, यह है ओवरमैन का। अब रेगुलेशन नंबर 195, ओवरमैन से रिलेटेड रेगुलेशन जो है 195 है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है 195 में, है ना, ताकि ओवरमैन जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग 195, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग मतलब बिजली से या फिर इलेक्ट्रिक से, मतलब कि एक्सप्लोडर से आप जो है शॉर्ट फायरिंग कर रहे हैं यानी कि ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तब आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो वही बोल रहा है कि नो शॉर्ट हॉल बी टू दी एक्सेप्ट सुटेबल शॉर्ट फायरिंग, यानी कि शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स को छोड़ करके किसी भी चीज से शॉर्ट फायरिंग या ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। वही ऑपरेटर्स यूज करेंगे जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज तो किसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर यानी कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव ऑपरेटर्स से ही आपको जो है ब्लास्टिंग करनी है, पहली कंडीशन। जो भी शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स होगा इसकी जांच एवरी 3 मंथ में, 3 महीने में एक बार जो है शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स की जांच करनी है, यानी कि एक्सप्लोडर की। ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक, सर सिग्नलिंग वगैरह की जांच करना है। इसके अलावा शॉर्ट फायरिंग जो केबल होगा उसकी लेंथ 2 राइट एंगल
या नॉट लेस देन 50 मीटर, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, या फिर टू राइट एंगल से कम नहीं होना चाहिए फ्लड फायरिंग केबल की। ठीक, इसके अलावा ब्लास्टिंग हो रही है तो 196 के अनुसार वहां पर प्रॉपरली जो है सावधानी रखना है। ठीक, बस इतना ही है इसमें। तो यहाँ से जो है ओवरमैन हमारा कंप्लीट हो गया। रेगुलेशन नंबर, अब ध्यान से सुनना, एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, फिर एमसीक्यू बनाएंगे, फिर कंप्लीट होगा। सबसे पहला रेगुलेशन नंबर 33 है ना। रेगुलेशन नंबर 33 के अनुसार जो है अपन ने ओवरमैन का अपॉइंटमेंट किया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड, ठीक है, अपॉइंटमेंट। ठीक, फिर रेगुलेशन नंबर 47 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन। फिर इसके बाद जो है हमने रेगुलेशन नंबर 75 देखा कि जांच किस तरीके से करेगा। ठीक है, माइन से बाहर निकलने के रास्तों की जांच। फिर 99 हमने देखा कि ट्रेवलिंग रोडवे हॉलेज रोडवे की जांच किस तरीके से करेगा, 7 डेज में एक बार करेगा। फिर उसके बाद जो है हमने देखा 137, ठीक है। फिर रेगुलेशन हमने देखा उसमें 138, 139, 142, ठीक है, 165, 167, 169, 195। यहाँ से एक कॉम्पिट ओवरमेन कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए अब जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेगा आइए उसको बना लेते हैं। यहाँ से आपका ओवरमेन जो है, अगर कोई भी कुछ भी पूछे ओवरमेन के बारे में तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो ये मान के चलिए कि आपका कमी है। ठीक, चलिए एमसीक्यू हमारा बनना है तो आइए बना लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि ओवरमैन किस रेगुलेशंस के अनुसार अपॉइंट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेशन नंबर 33। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ओवरमैन का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ओवरमैन के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट। चौथा क्वेश्चन ओवरमैन ओवरमैन माइंस में कितने रखे जाएंगे, यह किसके अनुसार होगा या अपॉइंट होगा या बताया जाएगा, तो रीजनल इंस्पेक्टर के आदेश के अनुसार। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लेना है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 47 पर, जहां पर आपका है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन। ठीक है, यहाँ से जो है चार क्वेश्चन आपने लिखा, जो भी लिखा है आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशंस के अनुसार दिया गया है या मेंटेन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेशन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरमैन ओवरमैन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा दिया हुआ या प्लान या सेक्शन रखेगा। प्लान मतलब वही है ना, तो आंसर रहेगा मैनेजर के द्वारा दिया हुआ प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरमैन फिल इन द ब्लैंक्स का इंचार्ज होगा, किसका इंचार्ज होगा, तो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा। किसका हो जाएगा ये, ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि ओवरमैन को डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरमैन ओपन कास्ट माइंस में क्या क्या काम करेगा, तो पॉइंट 8 है, आठों की आठों लिख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट ये साइड ऑफ बेंच का साइड देखना, दूसरा बेंच की स्टेबिलिटी देखना, तीसरा होल रोड का मेंटेनेंस, चौथा ओवरबर्डन, ठीक है, पांचवा ओवर क्राउडिंग या मशीनरी का क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, छठवा फेस में लाइटिंग वगैरह होना, सातवां रेगुलेशंस के अनुसार ब्लास्टिंग होना, आठवां सभी मशीनरी सिक्योर है या नहीं, ये चीजों को देखना। ठीक है, तो ये सिंपल सा ओवरमैन जो है 8 काम करेगा ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 75 से लिखिएगा ओवरमैन का, ओवरमैन कितने दिनों में एक बार माइन से बाहर निकलने वाले रास्तों की जांच करेगा, तो आंसर हो जाएगा 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरमैन शाफ्ट से बाहर निकलने के रास्ते या शाफ्ट आउटलेट की जांच या ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन कितने दिनों में एक बार करेगा, आंसर हो जाएगा 7 डेज। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 99 से, ओवरमैन ट्रेवलिंग रोडवे या हॉलेज रोडवे की जांच कितने दिनों में एक बार करेगा, तो ये भी हो जाएगा 7 डेज। 99 तक क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपको पता होना चाहिए ओवरमैन किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन होगा? तो आंसर होगा ओवरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अनयूज्ड वर्किंग या माइंस का ऐसा एरिया जिसको सील्ड नहीं किया गया है, ऐसा लिखना। सभी अनयूज्ड वर्किंग या माइंस का ऐसा एरिया जिसको सील्ड नहीं किया गया है या आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने दिनों में एक बार किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 7 डे। कितना हो जाएगा अपना? 7 डेज में एक बार जो रहेगा वो अपना करेगा। ठीक है, अब 138 पर आ जाते हैं ओवरमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइंस में माइंस में वाटर गैस, फ्लेम, स्टीम, ठीक है, स्मोक हेलमेट या फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर लिखना ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ओवरमैन जहां पर है वहां पर कॉम्पिटेंट पर्सन भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ओवरमैन ही हो, जो है अपना कॉम्पिटेंट पर्सन भी कर सकता है, जिसमें शायद माइनिंग सरदार हो जाए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, कॉम्पिटेंट पर्सन या ओवरमैन के द्वारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जांच, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जांच कितने दिनों में एक बार होगी? तो सभी लोग को पता है, ठीक है, गैस की जांच भी 30 दिनों गैस की जांच भी 30 दिनों में होती है, डस्ट की जांच भी 30 दिनों में होती है, और फायर फाइटिंग की जांच भी कितने दिन में होती है? 30 दिनों में एक बार होगी। क्लियरली आप लिख सकते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जांच जो है अपना 30 दिनों में एक बार एक ओवरमैन के द्वारा की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, ओवरमैन के द्वारा सभी प्रकार की स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, पहले लिखना स्टॉपिंग फिर लिखना आइसोलेशन स्टॉपिंग में गैस या ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की जांच, आइसोलेशन स्टॉपिंग या स्टॉपिंग में गैस और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की जांच कितने दिनों में होगी? तो आंसर हो जाएगा 7 डेज में एक बार होगी। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद वहां पर जो चेकबुक रहेगी, वहां पर जो बोर्ड रहेगा उसमें लिख देना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ओवरमैन के द्वारा, यह है 159 का सब रेगुलेशन नंबर जो है अपना 12 का क्वेश्चन, कि ओवरमैन के द्वारा या कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा सभी प्रकार की एयरवेज, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, यानी कि वेंटिलेशन से संबंधित सारी जांच जो है वो किसके द्वारा होगी? तो ओवरमैन के द्वारा होगी। कितने दिनों में होगी? ये होगी 14 डेज में। वेंटिलेशन का जितना भी काम है वो सब जांच करेगा। ठीक है, ओवरमैन, याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 161 का जो है सब रेगुलेशन नंबर 3 है, इसमें फैन वगैरह के बारे में बात किया है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, 165 से हमको क्वेश्चन बनाना है। 165 से आप क्वेश्चन लिखिएगा, माइंस का कोई हिस्सा डिवॉटरिंग करना हो या रीओपनिंग करना हो तो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कितने समय से ज्यादा समय के लिए बंद किया जाता है तो जांच के दौरान फ्लैम सेफ्टी लैंप का यूज किया जाएगा? तो आंसर लिखना 7 डेज या मोर, 7 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए बंद किया जाता है या डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो उस दौरान जो है अपना किसी भी ओवरमैन को जांच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 167 से, माइंस में अनयूज वर्किंग, क्या लिखेंगे? माइंस में अनयूज वर्किंग, फायरी सिम, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री माइंस में इन्फ्लामेबल या नॉक्सियस गैस की जांच कितने दिनों में होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 डेज में एक बार जो है वो होगी। इन्फ्लामेबल नॉक्सियस गैस की जांच, अनयूज वर्किंग की जांच 7 दिनों में एक बार जो है वो होनी चाहिए। ये है आपका 167। 169 से क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, माइंस में एयर का सैंपल लेने के बाद एयर सैंपल का एनालिसिस कितने समय के अंदर में हो जाना चाहिए या हो जाएगा? एयर सैंपल का एनालिसिस 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री या नॉन गैसी माइंस में एयर सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 30 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फायरी सीम में एयर सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अपना 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में किसी वर्किंग प्लेस पर 0.8% या उससे ज्यादा गैस मिले तो कितने दिनों में सैंपल लेंगे? 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में वर्किंग प्लेस या फिर जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.6 या उससे कम गैस मिले तो कितने दिनों में जांच किया जाएगा? तो एवरी कितना जो है अपना 30 डेज। अगर 0.6 या उससे कम है तो 30 दिनों में एक बार ही सैंपल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बने कि माइंस में इन्वायरमेंटल कंडीशन की जांच कितने दिनों में होगी? इन्वायरमेंटल कंडीशन की जांच 30 दिनों में। ठीक है, 195 से अब क्वेश्चन बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा अप्रूव ब्लास्टिंग apparatus से ब्लास्टिंग की जाएगी तो आंसर लिखेंगे डीजीएमएस, या फिर इसको चीफ इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे कि माइंस में ब्लास्टिंग apparatus जैसे, क्या लिखेंगे? माइंस में ब्लास्टिंग apparatus जैसे एक्सप्लोडर की जांच कितने दिनों में एक बार होगी? तो आंसर होगा 3 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड माइंस में शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ होगा तो आंसर होगा नॉट लेस देन 50 मीटर या 2 राइट एंगल। दिस इज द फाइनली कंप्लीट ऑफ ओबरमैन। ओबरमैन से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लगभग 40 से 50 मिनट का, तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ओबरमैन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ कौन सी जांच करेगा, गैस से रिलेटेड क्या है, शॉर्ट फायरिंग, ब्लास्टिंग, माइंस में वेंटिलेशन, डस्ट, गैस, है ना, जो भी चीजें हैं पूरा क्लियरली है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आपका क्लास आज का और ओवरमैन कंप्लीट।